हम्म, हाँ जी। फिर आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर 2 जीएसटी एग्जाम्पशंस का। और इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो कवर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का भी और ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का भी। ठीक है, मेरी स्क्रीन पर नीचे नीचे आपको कुछ एक चार्ट दिख रहा होगा, ये वाला 2 पेजेस हैं। ये चार्ट मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, तो जिन लोगों को भी ये चार्ट चाहिए वो उस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मेरे मतलब इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर ज्वाइन करके और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने जो 2 टाइप के एंट्रीज कवर की थी वो थी एग्रीकल्चर रिलेटेड और दूसरी थी हेल्थ केयर रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड। जिन्होंने वो देख ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी वो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके चार्ट्स भी आपको मेरे उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। ठीक है, अच्छा जी। अब भाई आपको जाना है मुंबई से चेन्नई, आपके पास क्या क्या तरीके हैं। आप मुंबई से फ्लाइट बुक करो, चेन्नई चले जाओ, है ना। एक तरीका तो है आपका फ्लाइट का, ये रहा। दूसरा तरीका क्या है, आप मुंबई से शिप में बैठो और चेन्नई चले जाओ, वाटर का रास्ता। ठीक है, तीसरा तरीका ट्रेन से जा सकते हो, मुंबई स्टेशन पे ट्रेन पकड़ी और चेन्नई पहुंच गए जी। और चौथा तरीका क्या है, सड़क के रास्ते। यही 4 तरीके हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें इन चारों तरीकों में देखना है कि भाई इन चारों तरीके में क्या क्या एग्जाम्प्ट है, क्या क्या टैक्सेबल। ठीक है, वो मैंने इस चार्ट में आगे लिखा भी हुआ है एंट्री नंबर के साथ में। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे मैंने यहाँ लिखा 15A, यहाँ 17D, ये आपको ABCD याद नहीं रखना, आप 15-17 भी याद रखोगे तो चल जाएगा। ABCD बस ये मैं सारा इसलिए लिख देता हूँ कि जब आप अगर आपके पास में कोई बुक है, आप उसके अंदर साथ साथ रेफर कर रहे हो उस बुक को, तो आपको आसान रहे ढूंढना कि कौन सी एंट्री की बात होती है। ठीक है, चलो। अच्छा भाई, अगर आप मुंबई से चेन्नई जाना चाहते हो और एक बार हम मान लेते हैं कि सड़क के रास्ते जाना चाहते हो, तो आपके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तरीका कि भाई आप मुंबई बस स्टैंड जाओ, अपने घर से मुंबई बस स्टैंड जाओ और मुंबई बस स्टैंड से बस पकड़ के चेन्नई पहुंच जाओ, पहला तरीका है ना। दूसरा तरीका, आप बस घर में मंगा लो। बस घर में मंगा लो मतलब सर भाई आप शादी के लिए जाना चाहते हो चेन्नई, आपकी पूरे साथ में बारात जाना चाहती है, तो आपने क्या करा, आपने बस को हायर कर लिया। ठीक है, वो बस आपके घर आएगी, या कोई भी आपने एक पॉइंट बना लिया, कॉमन पॉइंट, वो बस उस कॉमन पॉइंट पे आएगी, आप सब लोग उस पर बैठ के चेन्नई चले जाओ। ठीक है, तीसरा तरीका, आपने कोई कैब बुक कर ली, आप कैब से भी जा सकते हो सड़क के रास्ते, तो मुंबई से चेन्नई, है ना। तो ये 3 तरीके ही मेन हैं आपके सामने, जिन 3 तरीकों के बेस पर आप मुंबई से चेन्नई जा सकते हो बाय रोड। ठीक है, अच्छा। अब अगर आप पहला तरीका उठाते हैं, आपको मुंबई बस स्टैंड से बस पकड़नी है चेन्नई जाने के लिए। ठीक है, तो पहले तो आपको मुंबई बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा, है ना। मुंबई बस स्टैंड कैसे पहुंच सकते हो, आपका घर है, ये आपका घर है जी, और ये है मुंबई बस स्टैंड। आपको अपने घर से मुंबई बस स्टैंड पहुंचना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप रिक्शा ले सकते हो, रिक्शा मतलब ऑटो वगैरह भी हो गया। ठीक है, ऑटो, ई रिक्शा भी हो गई। मीटर्ड कैब, वैसे तो कैब ही बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन इसमें टर्म यूज किया हुआ है मीटर्ड कैब। ठीक है, आप एक मीटर्ड कैब ले सकते हो। अच्छा, और आप मेट्रो से भी जा सकते हो। अब भाई किसी से लिफ्ट ले ली वो नहीं बात कर रहा, जहां पर आपको किराया देना पड़ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। आप रिक्शा कर सकते हो, आप कैब कर सकते हो, आप मेट्रो से जा सकते हो, है ना। तो क्या ये आपका घर से आपके मुंबई बस स्टैंड पहुंचने तक का जो रास्ता है, जो सफर आपने किया, तो जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से किया, ये 3 मोड, क्या ये भी एग्जाम्प्ट है। हाँ जी सर, ये भी एग्जाम्प्ट है। रिक्शा से ट्रांसपोर्ट भी एग्जाम्प्ट है, मीटर्ड कैब से भी एग्जाम्प्ट है, मेट्रो से भी एग्जाम्प्ट है। एक इसके अंदर एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है, मीटर्ड कैब के साथ में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग रेडियो टैक्सी। क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये बात सुन के कि कैब से अलाउड है, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ऊबर ओला में तो जीएसटी, उसके बिल में तो जीएसटी लगा होता है, आप कह रहे हो एग्जाम्प्ट है तो जीएसटी क्यों लगा रखा है। ऊबर ओला रेडियो टैक्सी में इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए उनको एक्सक्लूड करा गया, उनके ऊपर जीएसटी लगता है, वो एग्जाम्प्ट नहीं है। रेडियो टैक्सी मतलब एक कंट्रोल रूम है और टैक्सी के अंदर जीपीएस लगा हुआ है, वो कंट्रोल रूम उसको ट्रैक कर रहा है। ऊबर ओला में लगा होता है ना, जीपीएस लगा होता है, वो ट्रैक करते हैं। ठीक है, इसलिए ऊबर ओला पे जीएसटी लगता है, वो एग्जाम्प्ट नहीं है। तो आप अपने घर से अगर मुंबई बस स्टैंड जाना चाहते हो या मुंबई रेलवे स्टेशन भी जाना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बस स्टैंड ही जाना है। ठीक है, ये तो मैं आपको वो रास्ता कवर कर रहा हूं कि भाई सड़क के रास्ते आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो सड़क के रास्ते आप अपने घर से चाहे रेलवे स्टेशन जाओ, चाहे एयरपोर्ट जाओ, चाहे बस स्टैंड जाओ, चाहे पोर्ट पर जाओ जहां से शिप में बैठ के जाओगे,
ठीक है। अगर आप इन 3 के थ्रू जा रहे हो, रिक्शा, मीटर्ड कैब, मेट्रो, और भी 2 पॉइंट है मोनोरेल और ट्रैमवे, बहुत कम है अभी इंडिया में, इनके थ्रू अगर आप जा रहे हो तो आपका जो सफ़र है वो एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेडियो टैक्सी। ठीक है, आ जाओ इसको चार्ट में एक बार टिक कर देते हैं फटाफट। चार्ट आप लोगों के पास होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में रोड में रिक्शा, मीटर्ड कैब एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब आपका जो मेट्रो है, मोनोरेल है, ठीक है, वो एक्चुअल में सड़क नहीं है, वो सड़क पे नहीं जाता, वो ट्रैक है, वो एक तरह से रेलवेज का रेलवेज टाइप है, इसलिए उसको मैंने रेलवेज में लिख दिया कि मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे से जाओगे तो वो भी एग्जाम, एंट्री नंबर 17B में या एंट्री नंबर 17E में। ठीक है, अच्छा, अब आप पहुंच गए मुंबई बस स्टैंड। अब मुंबई बस स्टैंड जैसे ही आप पहुंचे, आपके सामने वहां मल्टीपल ऑप्शंस थे। मल्टीपल ऑप्शंस क्या थे भाई? एक तो बस नंबर A खड़ी थी और एक बस नंबर B खड़ी थी। ठीक है, बस नंबर A का क्या हिसाब था कि भाई वो मुंबई से चेन्नई तो जाएगी, लेकिन रास्ते में जितने भी स्टॉप्स हैं, मल्टीपल स्टॉप्स हैं इसके, ये वो वहां पर रुक रुक के जाएगी। कुछ पैसेंजर उस बीच में स्टॉप पे उतरेंगे, कुछ पैसेंजर और चढ़ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के व्हीकल को बोलते हैं स्टेज कैरेज। सिर्फ बस की बात नहीं कर रहा मैं, ये बस के थ्रू मैं समझा रहा हूं, इसमें आप टैक्सी को भी इंक्लूड कर सकते हो, कैब को भी इंक्लूड कर सकते हो, मैं बस के थ्रू सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, ये तो है आपका स्टेज कैरेज। ठीक है, दूसरा, मुंबई से चलेगी जी बस, सीधा चेन्नई रुकेगी, बीच में एक जगह खाने पीने तो ऑब्वियसली रुकेगी, लेकिन कोई ऐसा स्टॉप नहीं है इस पे पैसेंजर उतरेंगे या चढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइप की बात को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ठीक है, अब आपके पास ये 2 ऑप्शन थे भाई। नॉर्मली तो लोग कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को ही चूज करेंगे, अगर ऑप्शन है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। स्टेज कैरेज में तो रुक रुक के जाएगी, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ना उनको बड़ा शौक होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं यार, ऐसे कोई मजा है सफर का मजा तो होता ही उसमें भाई, रुक के गाड़ी मैं उतरूँ, कुछ खाऊं पीऊं बस स्टैंड पे रुक के, कौन से बस स्टैंड की कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, कहाँ की चाय बढ़िया, मेरे को सब पता है, मैं तो समोसे भी खाऊंगा, चाय भी पीऊंगा, है ना। तो ऐसे लोग स्टेज कैरेज को चूज कर सकते हैं, है ना। अब स्टेज कैरेज में भी भाई आपकी बस नॉन AC हो सकती है, आपकी बस AC भी हो सकती है। सेम चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आपकी बस नॉन AC भी हो सकती है, AC भी हो सकती है। भाई अगर आपका स्टेज कैरेज AC है तो टैक्सेबल, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज AC है टैक्सेबल। अगर आपकी ट्रेन पे मैं आया नहीं हूँ, रेलवेज पे मैं आया नहीं हूँ अभी, बट फिर भी बता दूँ रेलवेज भी AC है तो टैक्सेबल। अगर आप ट्रेन के थ्रू या बस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो और आपकी ट्रेन या बस AC वाली है तो वो टैक्सेबल है, चाहे वो अब इसके केस में चाहे वो स्टेज कैरेज हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ठीक है, इतना समझ आया। और अगर वो बस नॉन AC है तो एग्जेम्प्ट है, नॉन AC है तो एग्जेम्प्ट है। इतना समझ आ गया भाई। आपको अपने घर से मुंबई बस स्टैंड जाना था, मुंबई बस स्टैंड आप अगर रिक्शा से गए या मीटर्ड कैब से गए तो एग्जेम्प्ट है, आप मेट्रो, मोनोरेल या ट्रैमवे से गए तो एग्जेम्प्ट है। आप बस स्टैंड पहुंच के, बस स्टैंड आपके पास 2 ऑप्शन है, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ठीक है, फिर उनमें भी फर्दर 2 ऑप्शन है, नॉन AC या AC। ठीक है, अगर AC बस है, चाहे स्टेज कैरेज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो, टैक्सेबल है। अगर नॉन AC बस है तो एग्जेम्प्ट है। आ जाओ नीचे आ जाओ, चार्ट में फटाफट देख लेते हैं, टिक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेज कैरेज में नॉन AC एग्जेम्प्ट, AC टैक्सेबल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में AC टैक्सेबल, नॉन AC। अब आप जो मुंबई बस स्टैंड से जो आप बस पकड़ रहे हो वो एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, तो वो एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आ रहा है, वो पॉइंट अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इतना समझ आ गया। आप बस के रास्ते, बस जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस है, ठीक है, उसके रास्ते अगर आप मुंबई से चेन्नई जा रहे हो तो आपके घर से मुंबई बस स्टैंड जाना तो एक बता दिया मैंने, मुंबई बस स्टैंड से चेन्नई बस स्टैंड AC बस टैक्सेबल, नॉन AC बस एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, अच्छा, दूसरा तरीका मुंबई से चेन्नई जाने का, दूसरा तरीका ये है कि भाई आपने क्या करा, आपने अपनी एक पर्सनल गाड़ी बुक करा ली। आपने अपने घर पे गाड़ी मंगाई कि भाई सुबह 5 बजे आ जाइए, टैक्सी है, सुबह 5 बजे आ जाइए और सुबह 5 बजे हम लोग चेन्नई के लिए निकलेंगे, 4-5 दिन वहाँ घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा। अब भाई अगर वो टैक्सी क्या हो सकती है, या तो वो देखो, रिक्शा से तो जाओगे नहीं आप, मुंबई से चेन्नई आप सड़क के रास्ते अगर जा रहे हो तो रिक्शा से तो जाओगे नहीं, आप टैक्सी से ही जाओगे। ठीक है, अब टैक्सी आपकी या तो मीटर्ड कैब हो सकती है या फिर रेडियो टैक्सी हो सकती है ना।
अगर आपकी टैक्सी मीटर्ड कैब है तो वो तो एग्जेम्प्ट ही है 17E में। आपकी जो मीटर्ड टैक्सी है, मीटर्ड कैब जो है वो तो एग्जेम्प्ट ही है 17E में, पहले ही बता ही दिया भाई। मीटर्ड कैब आपको अभी पिछले, जब आप बस से मुंबई चेन्नई जा रहे थे तो मैंने मीटर्ड कैब का एग्जांपल आपको इस सेंस में दिया था कि आप अपने घर से बस स्टैंड जा रहे हो। अब आप सोचो आप अपने घर से चेन्नई जा रहे हो उसी कैब में, तो एग्जेम्प्ट है। कोई ये थोड़ी ना बता रखा है कि जी इंट्रा स्टेट होगा तो ही एग्जेम्प्ट होगा ना। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाओ मीटर्ड कैब में, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब आपकी जो टैक्सी है वो है रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी है, देखो अगर आप मीटर्ड कैब में कवर हो गए, मीटर्ड कैब हो गई एग्जेम्प्ट। अब आ जाओ अदर्स में, है ना। अदर्स में अगर स्टेज कैरिज है, स्टेज कैरिज का मल्टीपल स्टॉप्स हैं, चाहे वो बस हो चाहे टैक्सी हो, मल्टीपल स्टॉप्स हैं, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, एसी है तो टैक्सेबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, मुंबई से सीधा चेन्नई जाएगी, तो अगर बस मुंबई से सीधा चेन्नई जा रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, तो जो आपकी जो टैक्सी है, रेडियो टैक्सी है, वो भी तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ही हो गया। मुंबई से चेन्नई तो जा रही है सीधा, कहीं बीच में रोकोगे थोड़ी ना। हाँ, खाने पीने के लिए रुकोगे, लेकिन पैसेंजर उठाने बिठाने के लिए थोड़ी ना रुकोगे। तो इसलिए रेडियो टैक्सी भी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का ही पार्ट है और रेडियो टैक्सी को टैक्सेबल किया गया। ठीक है, अगर आपको यहां से भी ये सेंस मिल रही है कि रेडियो टैक्सी टैक्सेबल होगी, और यहां पर तो उन्होंने बता ही दिया कि रेडियो टैक्सी टैक्सेबल होगी। ठीक है, अगर रेडियो टैक्सी स्टेज कैरिज की फॉर्म में है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, रेडियो टैक्सी अगर आपकी स्टेज कैरिज की फॉर्म में है, देखो रिक्शा मीटर्ड कैब वहां एग्जाम्प्ट हुआ, उसके अलावा कौन कौन बच गया? रेडियो टैक्सी बच गई, ठीक है, बस बच गई, मेन तो यही बचे। तो रेडियो टैक्सी और बस दोनों ही आपके या तो स्टेज कैरिज हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हो सकते हैं। बस का आपको समझा दिया। अगर आपकी रेडियो टैक्सी भी स्टेज कैरिज है, फिर आप देखो एसी है या नॉन एसी है, और फिर उस हिसाब से अगर आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है तो वो टैक्सेबल ही है। ठीक है, इतना समझ आ गया? एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, है ना। अच्छा, एक बार फिर से बोलता हूं। आपने टैक्सी बुक करी, आपने टैक्सी बुक करी अपने घर से चेन्नई जाने के लिए, अगर वो मीटर्ड कैब है तो एग्जेम्प्ट है, अगर वो रेडियो टैक्सी है तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, रेडियो टैक्सी है तो टैक्सेबल है। हमारे कौन कौन से पॉइंट हो गए थे? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। हाँ, ठीक है, ये तो था दूसरा तरीका आपके जाने का, आपने अपनी टैक्सी बुक करी, हो गया। तीसरा तरीका आपके जाने का क्या? आपने बस को हायर कर लिया, बस को हायर कर लिया बारातियों को ले जाने के लिए। तो आपका यहां पर पर्पस क्या है भैया? तो बस को हायर करा बारातियों को ले जाने के लिए, आपका बहुत बड़ा परिवार है, आप घूमने चले गए, ये आप सोसाइटी वाले सारे 20-25 लोग मिलकर कहीं घूमने चले गए, चेन्नई आप घूमने जा रहे हो, आपने अपनी पर्सनल एक बस कर ली, तो अगर तो एक तरह से तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हुआ, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज क्यों हुआ? क्योंकि मुंबई से सीधा चेन्नई रुकेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर टूरिज्म हायर के लिए अगर किया गया, अगर पर्पस टूरिज्म है या उसको हायर किया गया है, तो वो टैक्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर एसी है तो टैक्सेबल ही है। ये बस जो आपने बुक कराई अगर ये एसी है तो टैक्सेबल ही है, लेकिन अगर ये नॉन एसी है तो भी टैक्सेबल है। जो एसी नॉन एसी का आपको डिफरेंस देखना है ना, वो मेनली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में देखना है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, शायद हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो गई हो। आपने बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस थी, ठीक है, आप मुंबई से चेन्नई जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपकी वो स्टेज कैरिज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हो, एसी हो, एसी होगी तो टैक्सेबल होगी, नॉन एसी होगी तो एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा तरीका, आपने अपनी गाड़ी बुक कराई, मीटर्ड कैब है तो एग्जेम्प्ट है, रेडियो टैक्सी है तो टैक्सेबल। ठीक है, आपने बस बुक कराई, बस आपकी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ही होगी, उसमें स्टेज कैरिज का तो पॉइंट ही नहीं आएगा। अगर वो एसी है तो टैक्सेबल है, अगर वो नॉन एसी है तो वो तो भी टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो उसका पर्पस क्या है? टूरिज्म हायर। ठीक है, आप पहुंच गए चेन्नई, सड़क के रास्ते आप चेन्नई ऐसे ऐसे पहुंच सकते हो, और उसमें आपको मैंने एग्जेम्पशंस बताया। अब दूसरा तरीका, ट्रेन। आपको मुंबई से चेन्नई जाना है, अब आप बाय रोड नहीं जा रहे, बाय ट्रेन जा रहे हो, रेलवे। तो पहली चीज, फिर आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है, रेलवे स्टेशन पहुंचने के फिर वही मोड है, रिक्शा से जाओगे, मीटर्ड कैब से जाओगे, मेट्रो से जाओगे, सारा कुछ एग्जेम्प्ट है उसी एंट्री में जिसमें पहले था। ठीक है, अब आपने मुंबई से चेन्नई के लिए पकड़ी ट्रेन, फिर एसी नॉन एसी, वहां पर स्टेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का इतना पंगा नहीं होता, वहां एसी नॉन एसी। ठीक है, एसी एसी ट्रेन है तो टैक्सेबल है,
नॉन एसी ट्रेन है लेकिन फर्स्ट क्लास है तो टैक्सेबल है, उसके अलावा जितने भी कोचेस बचे सब एग्जाम्प्ट है। आ जाओ, रेलवेज, मेट्रो मोनोरेल तो मैंने कवर कर लिया था। रेलवेज, अगर एसी कोच है आपका तो टैक्सेबल है, नॉन एसी में फर्स्ट क्लास है तो टैक्सेबल है, अदर्स हैं तो एग्जाम्प्ट है। 17(a) है सिंपल। मेट्रो भी रेलवेज का ही पार्ट होता है लेकिन मेट्रो एग्जाम्प्ट है, ठीक है, उसमें एसी नॉन एसी में देखना, वो एसी वाली होती है लेकिन फिर भी एग्जाम्प्ट है। रेलवेज जो ट्रेन से आप मुंबई से चेन्नई जा रहे हो, अगर वो एसी ट्रेन है तो टैक्सेबल है, अगर वो नॉन एसी ट्रेन है और मतलब नॉन एसी कोच है और अगर वो फर्स्ट क्लास है तो वो टैक्सेबल है, अगर वो कोई और क्लास है तो एग्जाम्प्ट है। समझ गए जी? तो अगला तरीका, अब आपने जाना है बाय वाटर। ये क्या होगा? आपको मुंबई से चेन्नई जाना है बाय वाटर। अब एक तो तरीका है, देखो वाटर में ना 3 तरीके हैं आपके, 2 तरीके हैं बेसिकली मुंबई से चेन्नई जाने के, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप का हो सकता है। एक तो है भाई इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या? ये आपका इंडिया है, इंडिया का जो पेनिनसुला वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ मुंबई है, यहाँ चेन्नई है। एक तो आप अंदर ही अंदर इनलैंड वाटरवेज से चले जाओ, अंदर कोई नदी है जिसपे शिप्स या बोट्स वगैरह चलती हैं, आप उनकी हेल्प से जा सकते हो, इसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। दूसरा तरीका आपका है, आप इस पोर्ट पे आओ, मुंबई पोर्ट पे और चेन्नई पोर्ट पे चले जाओ, इसको बोलते हैं कोस्टल। यहाँ इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन के थ्रू, ठीक है। तीसरा टाइप मुंबई से चेन्नई में इस्तेमाल नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको मुंबई से मान लो किसी और देश में जाना है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। कैटेगरीज भी यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ओवरसीज भी बोल देते हैं, ओवरसीज लिखा हुआ मैंने इसमें, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन, ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर आपका इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर आपका ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन है तो पूरी तरह से टैक्सेबल है। आपको इंडिया से मान लो यूएस जाना है पानी के रास्ते, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अगर आपको मुंबई से चेन्नई जाना है इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल नहीं, इनलैंड, इंडिया की किसी जगह से किसी दूसरी जगह पे जाना है पानी के सहारे, तो 2 तरीके हैं, इनलैंड या फिर कोस्टल। अगर इनलैंड है तो पूरी तरह से वो एग्जेम्प्ट है, और अगर कोस्टल है तो अगर वो कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब मुंबई से चेन्नई आप जा रहे हो पानी के रास्ते, लेकिन कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जा रहे हो, तो कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऐसी शिप्स चलती हैं, मुंबई से चेन्नई शिप चलती है, लोग शिप में बैठ के जा सकते हैं, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो टूरिज्म के लिए है, क्रूज आपने सुना है, मुंबई से चेन्नई आप जा रहे हो मान लो क्रूज में, आपने अपने बड़े अमीर हो आप, अपने फैमिली घूमने इकट्ठी करी जी, चेन्नई घूम के आएंगे, अपनी शिप करते हैं प्राइवेट और घूम के आते हैं, तो टूरिज्म के लिए अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो वो टैक्स, ठीक है। अभी तक जितना करा एक बार रिपीट कर देता हूँ, सड़क के रास्ते, घर से बस स्टैंड, सारा कुछ एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट रेडियो टैक्सी। बस स्टेज कैरिज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस है ना, तो अगर वो एसी है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर वो बस आपने अपने बरातियों को ले जाने के लिए अपने घर से बुक करी भी वहां लेके जाएंगे तो वो टैक्सेबल, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है और टूरिज्म के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने अपनी कैब बुक करी, मीटर टैक्सी बुक करी तो एग्जेम्प्ट, आपने रेडियो टैक्सी बुक करी तो टैक्सेबल, ठीक है। फिर आपने रेलवेज के रास्ते, फिर आप घर से रेलवे स्टेशन जाओगे, वो सब तो एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट रेडियो टैक्सी। रेलवेज अगर आपने एसी टिकट ली है तो टैक्सेबल है, अगर आपने नॉन एसी लिया है तो वो अगर फर्स्ट क्लास टिकट है तो टैक्सेबल है, दूसरी कोई टिकट है तो एग्जेम्प्ट है। पानी के रास्ते इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म पर्पस के लिए टैक्सेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एग्जेम्प्ट है, और ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन तो हर केस में टैक्सेबल, ठीक है जी। अच्छा, अब एयर से ट्रांसपोर्टेशन, आप मुंबई से चेन्नई हवाई जहाज से भी जा सकते हो, ठीक है। क्या मुंबई से चेन्नई हवाई जहाज से जाओगे तो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा। एग्जेम्पशन किन केसेस में है? 2 केसेस में है। एक तो जिस एयरपोर्ट से आप उड़ रहे हो या फिर जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। देखो, एयर में फ्लाइट्स फ्रॉम या टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो वो एग्जेम्प्ट है। या फिर वेस्ट बंगाल में एक जगह है, एक एयरपोर्ट है बागडोगरा, इस बागडोगरा एयरपोर्ट से या तो आप फ्लाइट ले रहे हो या फिर लैंड कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज, अब मुंबई तो ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ रहा ना बागडोगरा में आ रहा, तो वो तो अदर्स में आ गया तो टैक्सेबल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी यहाँ लिस्ट बनी हुई है, याद करने का तरीका, पहले AA,
फिर MMM और NST, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से या तो आपका प्लेन उड़ रहा है या लैंड कर रहा है, एग्जेम्प्ट है। बागडोगरा से आपका प्लेन उड़ रहा है या लैंड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट। और किसी भी एयरपोर्ट से उड़ रहा है या गिर रहा है, उड़ रहा है या लैंड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एक पॉइंट है जो थोड़ा सा अलग है, वायबिलिटी गैप फंडिंग अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, RCS स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ऐसा है, हमारी भारत सरकार क्या चाहती है कि भाई देश के जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं ना, उनसे उनके यहाँ भी ट्रैफिक बढ़े, ताकि बड़े एयरपोर्ट्स पे से जो लोड है वो कम हो जाए। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लोड है, लेकिन कोई छोटा सा एयरपोर्ट उसके पास में होगा ना, उस पर लोड नहीं होगा, लोग जाएंगे नहीं वहाँ पे, वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, तो एयरलाइंस वाले भी वहाँ से पैसेंजर को उठाने की वो नहीं करते, मतलब वो कहते हैं जी हमको नहीं चलाना यहाँ पे प्लेन अपना, क्योंकि लोग ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में भारत सरकार एक वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब कि भाई उनको बोलती हैं कि आप ऐसा करो, आप सस्ते अपने चार्जेस कम कर दो। यार आप खुद सोचो कि अगर आप एक छोटे शहर में रह रहे हो, ठीक है, आप यहाँ एयरपोर्ट खुल भी गया तो भी आप देखोगे तो यार आपको मतलब एयर फेयर बहुत महंगा पड़ेगा, बजाय कि आप सड़क से चले जाओगे या फिर आप ट्रेन से चले जाओगे, है ना। तो आप फिर एयरपोर्ट से जाओगे नहीं, और अगर आप एयरपोर्ट से जाओगे नहीं तो फिर आपके एयरलाइंस मना करेंगी, हमको तो यहाँ आना ही नहीं, हमको यहाँ इस एयरपोर्ट से काम ही नहीं करना, तो एयरपोर्ट चलेगा कैसे? तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है जी आप अपने फेयर को कम कर दो। ठीक है, मान लो आपका फेयर 5,000 है, आप उसको 3,000 कर दो, आप पैसेंजर से 3,000 लो, जो डिफरेंस 2,000 है ना वो सरकार आपको देगी, उसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इसमें आप समझने की कोशिश करो, इसको ना कुछ लोग थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं। देखो, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये एयरलाइंस है, और ये पैसेंजर है। एयरलाइन ने पैसेंजर को क्या सर्विस दी? एयर ट्रैवल की, जिसके बदले इस पैसेंजर ने इसको जो भी थी चार्जेस दिए। एयरलाइंस ने गवर्नमेंट को क्या सर्विस दी कि भाई उसने क्या करा, उसने अपना रेट कम कर दिया, और रेट कम कर दिया, लेकिन उस एयरपोर्ट से, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में जो एयरपोर्ट है उससे उसने फ्लाइट ली। ये सर्विस एयरलाइन ने गवर्नमेंट को दी, और गवर्नमेंट ने इसके बदले इनको क्या दिया? वायबिलिटी गैप फंडिंग। समझ रहे हो? एक तो ये सर्विस है एयर ट्रैवल की जो पैसेंजर को दे रही है वो एयरलाइन, और एक सर्विस वो सरकार को भी दे रही है कि भाई आप मेरे को पैसे दे, आप मेरे को वायबिलिटी गैप फंडिंग दे रहे हो, उसके बदले मैं आपको क्या सर्विस देती हूँ? एयरलाइंस बोल रही है कि मैं आपको क्या सर्विस देती हूँ कि मैं आपके वो जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं ना, उनके थ्रू मैं अपनी एयरलाइंस को चलाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला जो एयर ट्रैवल, ये वाली जो सर्विस है, इस पे तो GST लगेगा, इसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट ने दी, जिसके बदले एयरलाइंस उनको सर्विस दी, ये वाली सर्विस एग्जेम्प्ट है, ये वाली सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग अंडर RCS स्कीम एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 16 में। ठीक है, आपके 15, 16, 17 कवर हो गई, 15, 16, 17 कवर हो गई। ठीक है, ये थी आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एयर के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बागडोगरा से या वहाँ तक एग्जेम्प्ट, आपकी वायबिलिटी गैप फंडिंग एग्जेम्प्ट, बाकी सारा अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो तो टैक्सेबल। पानी के सारे इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म के लिए है तो टैक्सेबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जेम्प्ट, और ओवरसीज तो है ही टैक्सेबल ही है। उसके बाद रेलवेज AC है टैक्सेबल, नॉन AC है, नॉन AC में फर्स्ट क्लास है तो टैक्सेबल, और अगर नहीं है फर्स्ट क्लास तो एग्जेम्प्ट। सड़क के रास्ते आपके, अच्छा मोनोरेल और मेट्रो भी होगी रेलवेज में, वो भी एग्जेम्प्ट। और आपका अगर सड़क के रास्ते है तो रिक्शा, मीटर्ड कैब एग्जेम्प्ट, रेडियो टैक्सी टैक्सेबल। बस से जो आप जा रहे हो, चाहे स्टेज कैरेज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, AC है तो टैक्सेबल, नॉन AC है तो एग्जेम्प्ट। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ही बचा, आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है और आपकी रेडियो टैक्सी है तो टैक्सेबल, और अगर आपने बस को हायर किया है या टूरिज्म पर्पस के लिए है तो टैक्सेबल। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अब एक छोटी छोटी एंट्रीज ना और इसके साथ में ही है, वो भी साथ के साथ ही करा देता हूँ। ठीक है, एक है एंट्री नंबर 76। भाई एक बात बताओ, बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपका प्रेशर बन गया रास्ते में, आपको वॉशरूम जाना है। ठीक है, अब बस स्टैंड पे वॉशरूम है, आपने वॉशरूम में गए, बाहर निकले, बंदे ने 2 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये मांग लिए आपसे, तो क्या उस पर GST लगाएगा? आपको पता है उनकी कितनी सेल है?
हम तो 5 रुपये या 10 रुपये देते हैं, तो हमको लगता है कि क्या ही होगा। भाई हज़ारों लाखों पैसेंजर डेली आ रहे हैं। मुंबई बस स्टैंड की सोचो आप, दिल्ली बस स्टैंड के बारे में सोचो आप, इतने हज़ारों पैसेंजर डेली आते हैं, उसमें से कितने सारे वॉशरूम इस्तेमाल करते होंगे, और उसको 5-10 रुपये देते होंगे। बिल्कुल पॉसिबल है कि साल भर में उसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो। पर क्या उसके ऊपर वो जीएसटी लगाएगा? नहीं। पब्लिक कन्वीनियंसेस, वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब क्या है एग्जाम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 76। ठीक है, चाहे वो बस स्टैंड पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे पानी पोर्ट पे हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे वैसे वैसे ही हो कहीं पे सड़क पे। ठीक है, अगर पैसे ले रहे हैं वो, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अब आप सड़क के रास्ते जा रहे हो, मुंबई से चेन्नई जा रहे हो, ठीक है, आप रास्ते में टोल दोगे, टोल दोगे, क्या उस टोल पे जीएसटी लगेगा? नहीं जी, टोल भी एग्जाम्प्ट है एंट्री नंबर 23। ठीक है, टोल का ही दूसरा तरीका होता है एन्युटी, बताता हूँ क्या। ये एग्जाम्प्ट है एंट्री नंबर 23 में। ऐसा होता है, टोल तो जो कंपनी है जिसने, ऐसा होता है कि आपने जिस कंपनी ने वो सड़क बनाई, उसको वो सरकार अलाउ कर देती है जी, आप इतने साल तक टोल ले सकते हो पैसेंजर से, तो पैसेंजर से जो टोल लिया वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, सरकार खुद पेमेंट करती है उनको, जिसने वो बनाया, जिसने वो सड़क बनाई, सरकार उनको एन्युटी, एन्युटी क्या होता है, रेगुलरली 6 महीने बाद या 1 साल बाद कुछ पेमेंट करती है, जनरली शायद 6 महीने होता है। वो 6 महीने में जो पेमेंट कर रही है, जिसके बदले उस वो जो टोल वाला है वो उस सड़क पे चलने आने दे जाने की एक्सेस दे रहा है, वो भी तो एक सर्विस ही हो गई ना, वो एक्सेस जो दे रहा है वो एक्सेस भी एग्जेम्प्ट है, एन्युटी वाला केस। एंट्री नंबर 23 और एंट्री नंबर 23A। ठीक है, तो समझ आया? अच्छा, एक तीसरा एग्जाम्पल और, तीसरी एक और एंट्री, नेपाल के किसी इंपोर्टर ने या भूटान के किसी इंपोर्टर ने यूएसए से माल मंगवाया, वो माल आ रहा है शिप से। अब नेपाल में और भूटान में कोई पोर्ट तो है नहीं, उनके डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, तो नॉर्मली क्या होगा, वो हमारे बंगाल, जो वेस्ट बंगाल पे जो पोर्ट है वहां पर आएगा, और हम लोग उस वेस्ट बंगाल के पोर्ट से, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर उस वेस्ट बंगाल के पोर्ट से सड़क के रास्ते उसे नेपाल या भूटान पहुंचाएगा, है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, वो तो वैसे नीचे पड़ेंगे। मैं ये बता देता हूँ कि ऐसे केस में अगर इनलैंड ट्रांजिट कार्गो बोलते हैं इसको, ट्रांजिट कार्गो नेपाल या भूटान को कोई जा रहा है, मतलब हमारे यहाँ बंगाल में आया और हमें वो नेपाल या भूटान भेजना है क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट किया था, तो रास्ते में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगी, अगर वो कोई इंडियन कंपनी कोई प्रोवाइड कर रही है ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट एंट्री नंबर 9B। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ है, मैं पहले ही बता दिया। आ गया समझ? ठीक है जी, ये तो थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब है ये तो थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और अब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ना थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। चार्ट मैंने बहुत सिंपल, बहुत अच्छा बना दिया, बट आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। भाई अगर आपको एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना है, जिन्होंने मेरी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्लास देखी है, ठीक है, उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो उन चार्ट्स को भी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाय रेल या वेसल ट्रांसपोर्ट करते हो वो एग्जेम्प्ट होता है, बाय एयर ट्रांसपोर्ट करते हो तो टैक्सेबल होता है, बाय रोड ट्रांसपोर्ट करते हो तो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, एंट्री 20-21 है जिसमें रेल वेसल और आपका रोड वालों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, एयर की एग्जेम्पशन कहीं नहीं दी। मतलब कि अगर आप एयर के थ्रू कोई भी प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ये तो मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एग्जाम्पल लिया, कोई भी प्रोड्यूस अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है। एयर के थ्रू आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर ये गुड्स आपके विदेश जा रहे हैं या गुड्स आपके विदेश से आ रहे हैं, भाई ट्रांसपोर्टेशन एक तो ये कि भाई दिल्ली से मुंबई आपने कुछ गुड्स भेजे, या मुंबई चेन्नई चल रहा था मुंबई से चेन्नई गुड्स भेजे, एक आपने मुंबई से लॉस एंजल्स गुड्स भेजे प्लेन से, समझ रहे हो फर्क? तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज टैक्सेबल और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज एग्जेम्प्ट, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। इंपोर्ट एग्जेम्प्ट है 19 एंट्री नंबर 19 में, और एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 19A में। ठीक है, एयर हो गया। वाटर, अब आपको पानी के रास्ते भेजना है, पानी के रास्ते फिर हुए इनलैंड, कोस्टल, ओवरसीज। इनलैंड आपका एग्जेम्प्ट है एंट्री 18B, इनलैंड आपका पैसेंजर का भी एग्जेम्प्ट है। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को वाटर से पैसेंजर की भी एग्जेम्प्ट कर दी और वाटर इसकी भी एग्जेम्प्ट कर दी, गुड्स की भी। क्यों भाई? वो प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट करना चाहते हैं कि पानी का रास्ता भी लोग ज़्यादा फॉलो करें।
ठीक है, पानी के रास्ते से भी लोग जाएं, ट्रैवल करें, ठीक है, इसको वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन को भी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं और वो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन को भी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज की। ठीक है, अच्छा, अब इनलैंड के बाद दूसरा क्या था वहाँ पे, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन। कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन मैंने क्या बताया था कि भाई टूरिज्म के लिए है तो टैक्सेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जेम्प्ट है। अब गुड्स टूरिज्म के लिए तो जाएंगे नहीं, गुड्स कहे भाई आज चलो चेन्नई घूम के आते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। इसके अंदर अब क्या कैटेगरीज है, इसके अंदर कैटेगरीज हैं भाई, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं। स्पेसिफाइड गुड्स कैसे, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मिल्क है, सॉल्ट है, आपकी साइड में लिस्ट आपको दिख रही होगी वैसे, मिल्क है, सॉल्ट है, इनको भेजना है, ठीक है, मुंबई से चेन्नई भेज रहे हैं आप कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन से, इनलैंड से। इनलैंड तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है। अगर आप कोस्टल से भेज रहे हैं, बाहर के बाहर भेज रहे हैं, मुंबई पोर्ट से चेन्नई पोर्ट पे, तो उसमें अगर स्पेसिफाइड गुड्स हैं तो एग्जेम्प्ट है, अगर बाकी कोई भी गुड्स है तो टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड गुड्स को कैसे याद रखो, एफएमएस डोनर, डोनर डोनर जो डोनेट करता है, बस डबल आर डाल दिया इसमें, ठीक है। क्या क्या है, एफएमएस, एफ फूड ग्रेन्स, एम से मिल्क, एस से सॉल्ट, डी से डिफेंस इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, रिलीफ मटेरियल, रेलवे इक्विपमेंट। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और ये फूड ग्रेन्स वाला, इसमें राइस एग्जांपल था, राइस से मैंने समझाया था एग्रीकल्चर रिलेटेड में, ठीक है, वहाँ मैंने समझाया हुआ ये एंट्रीज, बस ये जो बाकी उसमें मैंने ये 3 कवर कर लिए थे और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कवर कर लिया था, ये बाकी जो बच गए ये नहीं कवर किए थे, ये यहाँ कवर कर, बस याद रखने हैं इनको। तो इनलाइन ट्रांसपोर्टेशन पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफाइड गुड्स छोड़ो, कोई भी टाइप के गुड्स हों। कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन अगर आपके स्पेसिफाइड गुड्स हैं तो एग्जेम्प्ट है, अगर आपके अदर गुड्स हैं तो टैक्सेबल है, ठीक है। ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन, ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा, ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर, अगर आप पैसेंजर की ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट थी या टैक्सेबल थी? पैसेंजर की ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर टैक्सेबल थी, ये देखो, है ना। ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर इंपोर्ट हो रहा है तो टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। सर फिर एयरक्राफ्ट में तो आपने इंपोर्ट भी अलाउ कर दिया, भैया वो तो सरकार ही बताएगी क्यों करा। एयरक्राफ्ट अगर एयर के थ्रू आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है दोनों एग्जेम्प्ट हैं, एयरक्राफ्ट की सर्विस, और अगर आपके वाटर के थ्रू हो रहा है तो वाटर वाली जो सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन वाली जो सर्विस है, शिप वाली जो सर्विस है, वो इंपोर्ट के केस में टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट के केस में एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तीसरा तरीका रेलवेज, रेलवेज में फिर अगर आपके ये वाले स्पेसिफाइड गुड्स हैं जो यहाँ लिस्ट में है, ये हैं तो एग्जेम्प्ट है, और कोई गुड्स हैं तो टैक्सेबल है। रेलवे से वैसे नॉर्मली डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, ठीक है, रेलवेज में नॉर्मली डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन हो रही है स्पेसिफाइड गुड्स की तो एग्जेम्प्ट है, अदर गुड्स की तो टैक्सेबल है। अदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली होती नहीं है, वो टैक्सेबल है, ठीक है, बट इतना रेलवेज में इतना घुसेगा नहीं, ठीक है, इतना ही बात आपको याद रखनी है, स्पेसिफाइड गुड्स एग्जेम्प्ट, अदर गुड्स टैक्सेबल। अब बारी है सड़क के रास्ते, सड़क का रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप एयर से जा रहे हो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों। वाटर से जा रहे हो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट, पैसेंजर की भी एग्जेम्प्ट है। कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफाइड गुड्स की एग्जेम्प्ट, अदर गुड्स की टैक्सेबल। ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट की टैक्सेबल, एक्सपोर्ट की एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब बारी है लैंड, लैंड के रास्ते, ठीक है। अच्छा चलो, आपने दिल्ली से मुंबई कुरियर भेजना है, ठीक है, कुरियर वैसे तो एयर के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है, एयर के थ्रू जा रहा है तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एयर की हो गई टैक्सेबल। अगर रोड के रास्ते जा रहा है तो भी टैक्सेबल, लिखा हुआ लैंड के थ्रू अगर जा रहा है और कुरियर है तो टैक्सेबल। तो कुरियर अगर आप कर रहे हो इंडिया में, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एयर के थ्रू कर रहे हो तो भी टैक्सेबल है, रोड के थ्रू अगर कुरियर जा रहा है तो वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। जो कुरियर की सर्विस आपको मिल रही है वो टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, और लैंड के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जीटीए, जिसकी आरसीएम में भी एंट्री है, यहाँ पर भी उसका डिटेल्ड एनालिसिस अगले पेज पे है, मैं अगले पेज पे समझाऊंगा, एक बार इसको आप यही मान के चलो, रेफर नेक्स्ट पेज, ठीक है। भाई आप सड़क के रास्ते भेज रहे हो, सड़क के रास्ते भेजने का एक तरीका तो ये है कि आप रिक्शा में भर के भेज दो, रिक्शा में, ऑटो में, ठीक है,
नॉर्मल किसी गाड़ी में आप बुलेट कार्ट में भर के भेज दो, इस टाइप का अगर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो तो वो तो एग्जेम्प्ट है एंट्री 18 में। अगर आप कुरियर कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है, ठीक है, एंट्री 18 में लिखा हुआ है। और अगर आप जीटीए की हेल्प ले रहे हो तो जीटीए की हेल्प का पूरा एनालिसिस है, वो अगले पेज पे है, ठीक है जी। सड़क के रास्ते जीटीए से भेज रहे हो तो एनालिसिस है, कुरियर है तो टैक्सेबल है, बाकी अब कुछ भी बच गया वो सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जीटीए पे आते हैं। अच्छा जी, पहली बात तो जीटीए और मतलब बाकी क्या फ़र्क होता है, जीटीए का क्या मतलब है। मैं देखो, जो ट्रांसपोर्ट वाला जो सड़क के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो कि आपको कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी इशू करेगा, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उसको जीटीए बोलते हैं, ठीक है। तो भाई अगर जीटीए किसी भी रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है, आपको कुछ गुड्स मुंबई से चेन्नई भेजने थे तो आप रेसिपिएंट हो, ठीक है। जीटीए ने रेसिपिएंट को सर्विस दी, इसमें रिवर्स चार्ज का भी पॉइंट है, वो रिवर्स चार्ज में पढ़ेंगे, यहां भी सिर्फ एग्जेम्पशन समझनी है, ठीक है। अब रेसिपिएंट के एंगल से आपको समझना है कि क्या एग्जेम्प्ट है और क्या टैक्सेबल। आपको यह देखना है कि आपका जो रेसिपिएंट है जीटीए सर्विस का वो क्या है, जिसका पहला स्टेप, सबसे पहले आपको देखना है कि वो रजिस्टर्ड है या वो अनरजिस्टर्ड, ठीक है। आप अगर जीटीए सर्विस लेने गए, आप एक इंडिविजुअल हो, आप अनरजिस्टर्ड ही हो गए। अच्छा, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कहां पे, जीएसटी में, ठीक है। आप अनरजिस्टर्ड हो गए, आप अनरजिस्टर्ड अगर हो और इनमें से कोई नहीं हो, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एओपी, ये नहीं हो तो आपने जो जीटीए सर्विस ली वो एग्जेम्प्ट। आप एक इंडिविजुअल थे, आपको मुंबई से चेन्नई माल भेजना था, ना तो आप अनरजिस्टर्ड हो अंडर जीएसटी और ना ही आप फैक्ट्री हो, ना सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कुछ भी नहीं हो, तो आपने जो जीटीए सर्विस ली वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, आप जीएसटी अनरजिस्टर्ड तो हो लेकिन आप फैक्ट्री हो, कोई फैक्ट्री है जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी टर्नओवर क्रॉस नहीं करी। कोई सोसाइटी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या सोसाइटीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड है लेकिन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। हम ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जीएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी भी अगर है जिसकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम है, जो भी टर्नओवर लिमिट लग रही है उसको, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड है लेकिन जीएसटी अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, वो आप एक बार पार्क करके रखो, ठीक है। देखो, अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर इन 5-6 में से अनरजिस्टर्ड है तो क्या करना है वो पढ़ेंगे। अगर इसके अलावा कोई बच गया, नॉर्मल आम आदमी बच गया भाई, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर आपका जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस के पर्पज से करवाई थी, तो भी जीटीए सर्विस एग्जेम्प्ट है। भाई जो रिसीव करने वाला है, जो रेसिपिएंट है, उसने रजिस्ट्रेशन करवाई लेकिन टीडीएस के पर्पज से करवाई, टीडीएस, जीएसटी का टीडीएस अंडर सेक्शन 51, उसके पर्पज से अगर करवाई तो इस रेसिपिएंट को जो जीटीए सर्विस देगा वो सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। तो एक एग्जेम्पशन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के एंगल से हो गई और एक एग्जेम्पशन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर के एंगल से होगी। रजिस्टर्ड से कौन सी होगी, टीडीएस वाली। अनरजिस्टर्ड से कौन सी होगी, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एओपी के अलावा जो बच गए वो, ठीक है। अब बच गए रजिस्टर्ड में अदर्स, जो टीडीएस वाले नॉर्मल टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो बच गया, ठीक है। और अनरजिस्टर्ड में ये सब बच गया। अब ये फैक्ट्री, सोसाइटी यहां पर भी हो सकती है। फैक्ट्री अगर फैक्ट्रीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड है और जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है तो वो यहां आ गई। अगर फैक्ट्री फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है लेकिन जीएसटी पे रजिस्टर्ड है तो वो यहां आ गई, ठीक है। अब ये जो दो टाइप के टैक्स पेयर्स बच गए, ये रजिस्टर्ड वाले हैं, ये अनरजिस्टर्ड वाले हैं, इनको क्या देखना है। अगर ये रेसिपिएंट हैं और जो ये गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, जिन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, अगर वो स्पेसिफाइड गुड्स हैं तो एग्जेम्प्ट, एंट्री नंबर 21। एंट्री नंबर 20 में भी स्पेसिफाइड गुड्स की एग्जेम्पशन थी, बट वो वेसल और रेलवे से थी, पिछले पेज पे देख लो। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रोड के रास्ते अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स को भेज रहे हो, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड और अदर में आ रहे हो तो आपको स्पेसिफाइड गुड्स देखने नहीं, ये तो कुछ भी भेजे एग्जेम्प्ट है। अगर टीडीएस वाला, यहां भी आपको स्पेसिफाइड गुड्स नहीं देखने, ये कुछ भी भेजे एग्जेम्प्ट है। आपको इन दो कैटेगरीज में देखने हैं, जो बी वाली और ये सी वाली है, इनके अंदर देखने हैं। अगर ये रेसिपिएंट ने स्पेसिफाइड गुड्स भेजे तो एग्जेम्प्ट हैं। अगर ये रेसिपिएंट ने स्पेसिफाइड गुड्स के अलावा कोई गुड्स भेजे तो वैसे तो टैक्सेबल है, लेकिन
अगर उस ट्रांसपोर्ट का फ्रेट की कुछ लिमिट्स हैं 1500 और 750, ये क्या है ये बता देता हूँ। अगर 1500 या 750 की फ्रेट की लिमिट है तो एग्जेम्प्ट है, वरना टैक्सेबल है। 1500 750 का क्या हिसाब है, आपने कोई कंसाइनमेंट भेजी, ठीक है, आप रेसिपिएंट हो, सर्विस ले रहे हो जीटीए की, आपने पूरा का पूरा ट्रक बुक करवा लिया और उसका जो किराया है वो 1500 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 1500 से ज़्यादा तो पूरा टैक्सेबल, ठीक है। आपने पूरा ट्रक बुक नहीं कराया, दूसरा केस, आपने पूरा ट्रक बुक नहीं कराया, आपका कोई एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट था, उस ट्रक के अंदर 10-12 लोगों के अलग अलग कंसाइनमेंट थे, लेकिन आपका भी एक कंसाइनमेंट था और उस कंसाइनमेंट के बदले उस ट्रांसपोर्ट वाले ने आपसे 750 से कम रुपए चार्ज करे, मतलब अप टू 750 चार्ज करे तो एग्जेम्प्ट है। अगर उसने आपसे 750 से ज़्यादा चार्ज करे तो टैक्सेबल है। मतलब पर ट्रिप अगर मैं बोलूँ तो पर ट्रिप 1500 और पर कंसाइनी 750। इतना समझ आ गया, ठीक है। एक पर मैं शुरू से बोलता हूँ। सबसे पहले आपको जीटीए में क्या देखना है, भाई बंदा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर वो फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव बॉडी, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म या एओपी है तो एक बार ही रोक के रखो। इनके अलावा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जेम्प्ट है जीटीए सर्विस, ठीक है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट है जीटीए सर्विस। अब जो बच गए, कौन कौन बच गए, रजिस्टर्ड में बाकी सारे बच गए टीडीएस के अलावा, अनरजिस्टर्ड में फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप वगैरह बच गए। अब इनके केस में देखो क्या ये स्पेसिफाइड गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हाँ एग्जेम्प्ट। स्पेसिफाइड गुड्स के अलावा किन्हीं गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये देखो फेयर कितना है, फेयर 1500 या 750 से कम है तो भाई एग्जेम्प्ट, उनसे ज्यादा है तो टैक्सेबल, ठीक है। जीटीए का समझ आ गया, इजी था। अच्छा, अब जीटीए के साथ मैंने ना एक एंट्री और जोड़ दी, एक एंट्री और मैंने जोड़ दी, मैंने कहा भाई याद रहेगी, ठीक है। एक पिछले पेज पे भी एक एंट्री रह गई, एक यहाँ पर भी है। भैया भाई जो जीटीए वाला था, इसने जो सर्विस दी वो एग्जेम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी, वो तो हमने आगे पूरा जितना भी नीचे वाला चार्ट है ये पूरा पढ़ लिया, ठीक है। इस जीटीए ने किसी से जो वो ट्रक था वो हायर पे लिया, इस जीटीए ने किसी बंदे से एक ट्रक हायर करवाया, हायर पे लिया, ठीक है। तो ये जो पर्सन है जिसने इसको हायर पे दिया उसने भी तो इसको हायरिंग की सर्विस दी ना। कौन सी सर्विस दी, हायर की सर्विस फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये जो सर्विस इसने दी, अब ये पर्सन ने जो ट्रक दिया इसके बदले कुछ चार्ज करेगा, जो ये चार्ज करेगा, ये जो चार्ज है ये भी एग्जेम्प्ट है अंडर एंट्री नंबर 22B 22B में, ठीक है। तो जीटीए को किसी ने ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपना व्हीकल दिया, एग्जेम्प्ट। जीटीए ने रेसिपिएंट को सर्विस दी, अब रेसिपिएंट देखो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो वो फैक्ट्री वगैरह के अलावा वाला अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट, रजिस्टर्ड है तो अगर टीडीएस वाला रजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अब इसके अलावा जो बच गए इनमें अब देखो स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है तो एग्जेम्प्ट, स्पेसिफाइड गुड्स के अलावा किन्हीं गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हुई है तो फ्रेट देखो, फ्रेट देखो 1500 750 एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा टैक्सेबल। तो स्टेप 1 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखना है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ना, सबसे पहले तो देखो कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखो कि वो किस वजह से रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से एग्जाम्पशन चेक करो, वो हो गया। उसके बाद देखो कि किस टाइप के गुड्स दे रहा है, क्या स्पेसिफाइड गुड्स हैं या अनस्पेसिफाइड गुड्स हैं, और अगर अनस्पेसिफाइड गुड्स हैं तो उसमें फ्रेट देख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, अगर स्टेप 1 में तो आपको ये देखना है कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। स्टेप 2 में आपको ये देखना है कि आपका किस वजह से अनरजिस्टर्ड है, रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन अनरजिस्ट्रेशन। स्टेप 3 में आपको देखना है कि स्पेसिफाइड है गुड्स या अदर गुड्स हैं, और स्टेप 4 में आपको देखना है फ्रेट। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब एक बार पिछले वाले पेज पे फिर से चलो, पिछले वाले पेज पे मैंने एक एंट्री जो अभी हायर वाली थी ना उसी की टाइप की एक एंट्री है, ये रही 22A 22AA, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी जीटीए को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कोई व्हीकल हायर पे दे रहा है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है, एंट्री नंबर 22B पेज नंबर 2 पे लिखी हुई है, अभी हमने पढ़ ली। अगर कोई पर्सन किसी ट्रांसपोर्टेशन वाले को कोई व्हीकल हायर पे दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर,
देखो पर्सन है भाई, कोई का काम है हायर पे देने का, ठीक है। इसने गुड्स की हायरिंग के लिए दिया जीटीए को, और इसने पैसेंजर की हायरिंग के लिए दिया, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया, ठीक है। गुड्स की हायरिंग, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीटीए को दिया तो एग्जाम्प्ट पढ़ लिया अगले अगले पेज पे 22B, ठीक है। इसने पैसेंजर के लिए दिया, पैसेंजर के लिए दिया, पैसेंजर के लिए अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मुंबई में बेस्ट की बसेस चलती हैं, हरियाणा रोडवेज, इनको अगर दिया तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। इनके अलावा किसी को दिया तो टैक्सेबल, ठीक है। इनके अलावा में एक नई एंट्री, एक नई एग्जेम्पशन आई है, ठीक है। किसी पर्सन ने हायर के लिए दिया ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। अदर को दिया, अगर लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। समझ गए? इसको मैंने चार्ट में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि छोटी सी बात है, मैं दोबारा एक बार ना फटाफट रिपीट करता हूँ। किसी पर्सन ने अगर किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को कोई व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए हायर पे दिया तो जो चार्जेस लिए वो एग्जेम्प्ट हैं। अगर कोई पर्सन ने किसी लोकल अथॉरिटी को कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट हायर पे दिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर तो वो भी एग्जेम्प्ट है, बशर्ते ये जो व्हीकल मिल रहा है इसमें 12 से ज़्यादा पैसेंजर्स को आप लेके जा सकते हो, ठीक है। हायर मोटर व्हीकल पैसेंजर कितने होने चाहिए? 12 से ज़्यादा, 12 से कम के लिए है तो टैक्सेबल है, 12 से ज़्यादा के लिए है तो एग्जेम्प्ट है। समझ गए? तो अगर मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वाले को थोड़ा सा और अगर यहाँ पर बना के दिखाऊँ आपको, तो भाई अगर पैसेंजर 12 प्लस हैं तो एग्जेम्प्ट, अगर अप टू 12 हैं तो टैक्सेबल, ठीक है। एक बार मैं ये देख लेता हूँ, ये अप टू 12 है, ये 12 से 12 और 12 से बड़ा है, देखो। एंट्री नंबर 22 में ना एक सी पार्ट भी है, हम मोर देन नहीं है, ठीक है। अगर एंट्री नंबर 22 में एक सी पार्ट भी है जो एजुकेशन रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, उसको वहीं पर ही पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए ये इतना ही कवर करना था, ठीक है। मैं एक बार फटाफट पूरा दोबारा से बोल देता हूँ, ठीक है, पूरा, गुड्स भी और ट्रांसपोर्ट भी, ठीक है, पैसेंजर भी। भाई आपको सड़क के रास्ते जाना है, आप मुंबई बस स्टैंड से चेन्नई बस स्टैंड जाना चाहते हो, पहला तरीका ये है कि आप अपने घर से बस स्टैंड तक जाओगे, आप कोई रिक्शा करोगे, टैक्सी करोगे, या फिर आप कोई अपना ये करोगे, मेट्रो लोगे, सब कुछ एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट रेडियो टैक्सी, ठीक है। आपने मुंबई बस स्टैंड से चेन्नई बस स्टैंड के लिए बस ली, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एसी है टैक्सेबल, नॉन एसी है एग्जेम्प्ट, ठीक है। आपको मुंबई से चेन्नई जाना था, आपने अपनी प्राइवेट टैक्सी करी, मीटर्ड कैब है एग्जेम्प्ट, रेडियो टैक्सी है टैक्सेबल, ठीक है। आपने बस करी बारातियों को ले जाने के लिए, टूरिज्म हायर का पर्पस है टैक्सेबल क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया आपका सड़क का रास्ता। आपको ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाना है अगर आपको, तो आपकी अगर एसी कोच से जा रहे हो तो टैक्सेबल, नॉन एसी से जा रहे हो फर्स्ट क्लास है टैक्सेबल, अदर्स एग्जेम्प्ट। आपको पानी के रास्ते जाना है, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म है तो टैक्सेबल, और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो एग्जेम्प्ट, ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल, ठीक है। एयर से जाना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ट्रांसपोर्ट, अगर लैंड या तो एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है या चल रहा है वहाँ से तो एग्जेम्प्ट, या फिर बागडोगरा वेस्ट बंगाल में तो एग्जेम्प्ट। अगर वायबिलिटी गैप फंडिंग है तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज टैक्सेबल, ठीक है। आपको रास्ते में प्रेशर बन गया, आपने पब्लिक कन्वीनियंस का कोई हेल्प ली, एग्जेम्प्ट। जिस सड़क से आप जा रहे हो उसका जो टोल है वो एग्जेम्प्ट, अगर वो टोल चार्जेस आप दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 23 में, अगर उसकी एन्युटी सरकार दे रही है तो 23A, ठीक है। रोड पे आप जा रहे हो, आपने जो व्हीकल चल रहा है वो अगर हायर पे लिया हुआ है, और हायर पे लिया हुआ है अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने, तो वो एग्जेम्प्ट है अगर पैसेंजर्स 12 से ज़्यादा है। अगर लोकल अथॉरिटी ने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल हायर पे लिया हुआ है तो एग्जेम्प्ट है अगर पैसेंजर्स 12 से ज़्यादा, ठीक है जी। अच्छा, अब आई आपकी बात गुड्स की। गुड्स में एयर ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक तो टैक्सेबल है, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो एग्जेम्प्ट है। वाटर से इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, चाहे पैसेंजर की गुड्स की दोनों की। कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन
अगर स्पेसिफाइड गुड्स की है तो एग्जेम्प्ट है, अगर अदर्स हैं तो टैक्सेबल है, और ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन अगर इंपोर्ट हो रहा है तो टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। रेलवेज स्पेसिफाइड गुड्स का एग्जेम्प्ट है, अदर्स का टैक्सेबल है। लैंड में कुरियर टैक्सेबल है। जीटीए का पूरा चार्ट है नीचे, और इसके अलावा जो बच गया रिक्शा, बुलक कार्ट, ऑटो वोटो से अगर आप सामान कुछ कर रहे हो ट्रांसपोर्ट तो वो एग्जेम्प्ट है। ई वे बिल भी याद करो इस पॉइंट से, ई वे बिल में भी कुछ था इससे रिलेटेड। ठीक है। अब बारी आई जीटीए की। जीटीए की एग्जाम्पशंस को आपको चेक करने के लिए रेसिपिएंट का स्टेटस देखना है। सबसे पहले देखना है स्टेप 1 रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, देख लिया। स्टेप 2 अब ये देखो कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड किस वजह से है। अगर रजिस्टर्ड टीडीएस की वजह से है तो एग्जेम्प्ट, अगर रजिस्टर्ड किसी और वजह से है तो आगे बात है कुछ। अनरजिस्टर्ड अगर फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो आगे बात है कुछ। अगर इसके अलावा किसी कोई और है जो अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट है। अब जो ये आगे बात है और वाले जो केसेस थे उनमें आगे तीसरा स्टेप आपको क्या देखना है कि किस टाइप के गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट, अदर गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो स्टेप 4। स्टेप 4 क्या, फ्रेट कितना है, 1500 750 से कम है तो एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल। ठीक है जी। एंट्रीज के नंबर साथ में हैं, आप अपनी बुक साथ में रखें, इस चार्ट को साथ में रखें। आपको बस एक बार वो डिटेल में पढ़ लोगे, उसके बाद आपको ये चार्ट्स के अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार शेयर करो, पिछला लेक्चर भी देख लो जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।